हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज संविधान में जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो संविधान का भाग 4 डीपीएसपी, हिंदी में बोलें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी फुल फॉर्म देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद कहां से कहां तक है इसके, तो अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब ये जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये कहाँ से लिए गए? तो इसके दो आंसर आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? अगर मैं पूछूं, ऑप्शन दूं आपको कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ कहाँ से लिए गए। पहला ऑप्शन स्पेन, दूसरा ऑप्शन 1935 के भारत शासन अधिनियम, तीसरा ऑप्शन आयरलैंड। आप क्या बताएंगे? उपर्युक्त सभी। क्या बताएंगे? उपर्युक्त सभी। अब उपर्युक्त सभी कैसे, इस बात को सुन लो। मूलतः ये जो डीपीएसपी लिए गए ये स्पेन से लिए गए, और स्पेन से जो लिए वो आयरलैंड ने लिए। स्पेन से किसने लिए? आयरलैंड ने। और जो अंग्रेजों ने हमारा भारत शासन अधिनियम बनाया 1935 का, उनमें ये आयरलैंड से लेके जैसा का तैसा अंग्रेजों ने रख दिया 1935 के भारत शासन अधिनियम में। जब भारत शासन अधिनियम में रखा गया तो ये डीपीएसपी के नाम से नहीं थे, तब इन्हें कहा जाता था निर्देशों का उपकरण। तो ये जो आयरलैंड से मूलतः लिए गए, ये आयरलैंड से जो लिए गए हैं वो निर्देशों के उपकरण के रूप में 1935 के भारत शासन अधिनियम में रखे गए, और 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने इनको लिया, तो ये हमने किस नाम से रख दिए हैं? नीति निर्देशक तत्वों के नाम से। ये बात आपको क्लियर हुई? फिर सुन लो, ये मूलतः इनका जो विकास हुआ वो स्पेन के अंदर होता है, और स्पेन से जिस देश ने लिए वो कौन सा था? आयरलैंड। वो देश कौन सा है? आयरलैंड। आयरलैंड से किसने लिए? अंग्रेजों ने लिए, इंग्लैंड के लोगों ने लिए, और उन्होंने कहाँ रख दिए? 1935 के भारत शासन अधिनियम में रखे गए। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें ये किस नाम से थे? अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इनको जो कहा गया वो निर्देशों के उपकरण कहा गया। निर्देशों के उपकरण। अब ये जो निर्देशों के उपकरण थे, इन्हीं निर्देशों के उपकरण को हमने अपने संविधान में रख लिया, और हमने जो अपने संविधान में रखा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो रखा, ये हमने किस नाम से रखा? इनको जो हमने रखा वो किस नाम से रखा है? नीति निर्देशक तत्वों के नाम से। नीति निर्देशक तत्वों के नाम से। अरे बात समझ में आई? ये मूलतः कहाँ से, किस देश से लिए गए? स्पेन से। और स्पेन से किसने लिए थे? आयरलैंड ने। आयरलैंड से किसने लिए? अंग्रेजों ने, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया उसमें रख दिए। उसमें जब ये रखे गए तो किस नाम से रखे गए? निर्देशों के उपकरण। जब हमारा संविधान बना तो हमने बहुत सारे आर्टिकल जो बनाए वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से सीधा सीधा हमने ले रखा है। उनमें से एक निर्देशों के उपकरण भी थे, इसका हमने नाम बदला और किस नाम से रख दिए? नीति निर्देशक तत्वों के नाम से रख दिए। इनको डीपीएसपी कहा गया। आगे अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए ये जो हमारे देश में आए हैं वो मूलतः किस देश से आए हैं? आयरलैंड से आए हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आयरलैंड से लिए गए, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए, तो इंडिविजुअल ऑप्शन आए तो कौन सा करना है? इनमें से किसी एक को करना पड़े तो क्या करना है? आयरलैंड। अगर ये दोनों पूछे जाए तो दोनों ही सही है, यानी कि आयरलैंड से भारत शासन अधिनियम में लिए गए 1935 वाले में, और उससे हमने लिए। बात क्लियर हो गई? अब देखो, अब ये जो डीपीएसपी है इसकी मैंने फुल फॉर्म बता दी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी।
अगर मैं यहाँ पे राज्य की बात करूं तो राज्य कितने प्रकार का होता है, स्टेट कितने प्रकार का होता है? तो स्टेट भाई साहब दो प्रकार का होता है, एक तो पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट, और दूसरा होता है वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। अब ये वेलफेयर स्टेट क्या होता है और पुलिस स्टेट क्या होता है? इस पुलिस स्टेट में और वेलफेयर स्टेट में क्या अंतर है भाई साहब? पुलिस स्टेट का मतलब है जो पुलिसिंग का काम करता हो, देखरेख का काम करता हो, देखरेख का काम करता हो, लोग नियम का पालन करना है नहीं करना है ऐसा काम करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? पुलिस स्टेट। अब अंग्रेजों के टाइम पुलिस स्टेट था, वेलफेयर स्टेट नहीं था। अब वेलफेयर स्टेट इसका काम ज्यादा होता है और वेलफेयर स्टेट का काम है बच्चे के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसका ख्याल रखना, कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के समय, आज की स्टेट में जो हमारा स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही सरकार 6,000 रुपए दे देती है बच्चे के भरण पोषण के लिए। लेकिन उस समय जो स्टेट हुआ करता था वो पुलिस स्टेट हुआ करता था, ये पुलिसिंग का काम करता था, देख रेख का काम करता था। जिसके पास यानी कि कम कार्य होते थे वो क्या था? पुलिसिंग स्टेट जिसको कहा जाता था। और आज की स्टेट में कौन सा स्टेट है हमारा? वेलफेयर स्टेट, जो जनता की भलाई के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाता है, बहुत सारे कार्य करता है। तो ऐसे स्टेट को जो जन्म से लेकर बच्चे का ख्याल रखता है उसे हम क्या कहेंगे? वेलफेयर स्टेट। दूसरी बात अगर हम करें कि जो डीपीएसपी ये भी समाज के विकास के लिए होते हैं। अगर मैंने बात बताई थी आपको एफआर, फंडामेंटल राइट, वो भी किसके लिए थे? मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए थे। अगर वो भी विकास के लिए हैं, ये भी विकास के लिए हैं, तो फिर इनको अलग अलग क्यों रखा गया? उस समय जो सरकार थी हमारी, उस समय जो हमारा देश था वो गुलामी में जी रहा था, पैसे नहीं थे, कंगाली में था, और ऐसी स्थिति में इनको मूल अधिकारों में रखना, अगर मूल अधिकार में रख देते तो सरकार पे प्रेशर ज्यादा बनता, दबाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये देनी ही देनी होती है ये चीजें। और ऐसी स्थिति में जब ये इस तरह की स्थिति भारत की नहीं होती है कि इन सबको मूल अधिकार में रख पाए और उनकी देखरेख कर पाए, ऐसी स्थिति में जो मूल अधिकार थे उनमें से कुछ को राज्य की नीति निदेशक तत्व में डाला। उद्देश्य दोनों का एक ही है, इनका भी उद्देश्य व्यक्ति के, समाज का भला करना है, जिसके लिए नई नई योजनाएं सरकार लेके आती है। अंतर कोई खास ज्यादा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना एफआर बने हैं, ना फंडामेंटल राइट बने हैं, और ना डीपीएसपी बने हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे अगर मैं बात करूं, ये डीपीएसपी हैं, इनकी प्रकृति कैसी होगी? अगर हम प्रकृति की बात करें, डीपीएसपी इनकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी होगी? सकारात्मक। प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। जबकि फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे, उनकी प्रकृति कैसी थी? नकारात्मक, जिसमें राज्य को कुछ काम करने से रोका गया था। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? सकारात्मक। जो हमारे डीपीएसपी हैं ये व्यक्तिगत हैं या सामाजिक हैं? डीपीएसपी कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं। कैसे होंगे ये? सामाजिक। जबकि एफआर कैसे थे? पर्सनली प्राप्त थे, व्यक्तिगत होते हैं। अरे बात क्लियर हो रही है? हाँ। अब देखो, ये जो डीपीएसपी हैं, इनको लागू करने के लिए, अगर सरकार को इनको लागू करना है तो क्या करना पड़ेगा? नियम बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ते हैं। और जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो ऑलरेडी लागू होते हैं, उनके लिए कोई नियम बनाने की आवश्यकता होती नहीं है। दूसरा अंतर क्या है? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो आप आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आपको ये जो नीति निदेशक तत्व हैं ये आपको अगर नहीं मिल पाए, इनका लाभ नहीं मिला, तो इनको हम सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, चुनौती इनको नहीं दे सकते, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। क्या मतलब है? ये वाद योग्य नहीं है। जबकि जो एफआर हैं वो वाद योग्य होते हैं, इन्हें किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकता। कैसे नहीं ले जा सकता? जैसे मान लो मोदी जी ने मकान दिए,
अगर किसी का मकान नहीं आया, मोदी जी ने 60 साल वृद्धावस्था पेंशन दी, किसी की नहीं आई, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हैं वो राज्य अपनी आर्थिक संसाधनों के हिसाब से इनका प्रयोग करेगा, इनके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, अर्थात ये वाद योग्य नहीं होते हैं। और क्या होता है इनमें? हाँ, और क्या होता है इनमें? कोई ऐसी बात? अच्छा चलो, इनका उद्देश्य क्या है, एक बात और बता दो। उद्देश्य, उद्देश्य में क्या बताओगे? अरे बताओ, उद्देश्य कुछ है? हाँ, आर्थिक, सामाजिक व लोकतांत्रिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। आर्थिक, सामाजिक व लोकतांत्रिक न्याय का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। बात समझ में आई? अब इनके हम अनुच्छेदों की बात कर लें। अगर आप उद्देश्य लिख लो, लिखना चाहो तो ये उद्देश्य लिख लिया, इन्हें सुनो, ये लाइन ही रहने देना, उद्देश्य अलग लिखवा दे रहा हूं। उद्देश्य एक ही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बात समझ में आई? एक वेलफेयर स्टेट बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। एक कहना चाहिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को विधि के माध्यम से स्थापित करना। अनुच्छेद देख लो, आर्टिकल 36, ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। कौन सा काम करता है भाई साहब? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब देखो, ये राज्य शब्द को परिभाषित जरूर कर रहा है, लेकिन इसमें वास्तविक परिभाषा नहीं दे रखी है। फिर क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको यह बताया कि राज्य शब्द को जो परिभाषित करता है वो हमारा अनुच्छेद कौन सा है? 12। अनुच्छेद 12 भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 36 भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। फिर दोनों में फर्क क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य शब्द को परिभाषित करता है, आर्टिकल 36 भी लिखा हो, आर्टिकल 12 भी लिखा हो, क्या बताएंगे? उपयुक्त दोनों, और इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो अनुच्छेद 12 को बताना है, फिर 36 को नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है वो भी सुन लो। जो राज्य शब्द की परिभाषा है ना, वो वास्तव में अनुच्छेद 12 में ही दे रखी है, अनुच्छेद 36 में परिभाषा स्पष्ट शब्दों में नहीं दे रखी है। फिर क्या लिखा है? अनुच्छेद 36 में ये लिखा हुआ है कि राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 के, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दे रखी है। राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दे रखी है, ये यहां पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 36 ये क्या कहता है? ये क्या कह रहा है? ये जो कह रहा है कि जो डीपीएसपी होंगे, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो वाद्य योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय, राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, इन
तत्वों को ध्यान में रखेगा। कौन से तत्व? इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। कौन से तत्व? जो आपके डीपीएसपी में दे रखे हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इनको राज्य नीतियां जब बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, जबकि ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब अभी मैंने बताया, इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 38 की, अनुच्छेद 38, ये क्या कह रहा है बताओ? राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिससे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय की पूर्ति हो सके, प्राप्ति हो सके। राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अरे बात कुछ समझ में आई? अनुच्छेद 38 में क्या लिख रखा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था को कायम करेगा जिससे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। ये शब्द आपको सुने हुए से लग रहे होंगे। इनको मैंने कहीं और पढ़ाया है आपको, और दूसरा कहाँ पढ़ाया है? प्रस्तावना में। कहाँ पढ़ाया है? प्रस्तावना में। आर्थिक, राजनीतिक, तीन न्याय जो बताए थे, तीन न्याय कौन कौन से थे? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय। अगर आपसे पूछा जाए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय का उल्लेख है, पहला ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा ऑप्शन प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। प्रस्तावना में भी इनका उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्वों में भी इनका उल्लेख है, और विशेष रूप से किस आर्टिकल में दे रखा है? अनुच्छेद 38 में दे रखा है। 39 को देखते हैं। आर्टिकल 39 क्या कहता है? ये जो 39 है ये 5 बातों का उल्लेख करता है। 39 में कितनी बातें दे रखी हैं? 5 बातें हैं। ये 5 बातों का उल्लेख करता है। और पहली बात क्या है? राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका में समान अवसर देगा। पहली बात क्या है? राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका में समान अवसर देगा। आजीविका में समान अवसर देगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या लिखी है? दूसरी बात इसमें क्या लिखी है? हाँ, ये जो जितने भी आर्थिक संसाधन होंगे उनका समान रूप से वितरण करेगा। पहली बात, राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका में समान अवसर देगा। दूसरी बात क्या लिखी है कि राज्य जो आर्थिक संसाधन है उनका समान रूप से वितरण करेगा। राज्य आर्थिक संसाधनों का समान रूप से वितरण करेगा, यानी कि समान रूप से बांटेगा। यानी कि जो आर्थिक संसाधन है उनका पक्षपात नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर गरीबों को कमरा आ रहा है तो आपके पड़ोसी को कमरा मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए। जो आर्थिक संसाधन है उनमें समानता राज्य दिखाएगा। तीसरी बात क्या लिखी है कि लोग जो संपत्ति का केंद्रीकरण करते थे, इस केंद्रीकरण को रोकेगा, यानी विकेंद्रीकरण को करेगा। जो आर्थिक संपत्ति है, संसाधन है, उनका लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो उससे जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, धन एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, उसके केंद्रीकरण को, ये संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। ये तीसरी बात है, इसको भी लिख लो। राज्य उत्पादनों के केंद्रीकरण को रोकेगा।
केंद्रीय करण को रोकेगा। एक्चुअली में जो बात लिखी है ना, वो ये लिखा हुआ है कि राज्य विकेंद्रीकरण करेगा। विकेंद्रीकरण का मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं होने देगा। ये तीसरी बात है। पहली बात समझ में आ गई, राज्य स्त्री व पुरुषों को जो आजीविका होगी उसमें समान अवसर देगा। दूसरी बात, राज्य आर्थिक संसाधनों का समान रूप से वितरण करेगा। तीसरी बात, जो राज्य है सेंट्रलाइजेशन को रोकेगा। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 39 में लिखा हुआ है और पूछा क्या गया है वो क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं, कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 39 में है और इसकी क्लाउज 4 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद कौन से में भाई साहब? बस इसको ध्यान रखना है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 के 4th क्लाउज में है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पांचवी बात क्या लिखी हुई है? राज्य स्त्री व पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हों। राज्य स्त्री व पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा, ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हों। राज्य स्त्री व पुरुषों को ऐसे काम नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हों। छठी बात क्या लिखी हुई है? राज्य बच्चों की टीन एज को ध्यान में रखेगा। राज्य बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है उसको ध्यान में रखेगा। ये अगली बात है। आपको बस इनमें जो ज्यादा ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा है? समान कार्य के लिए समान वेतन। अब देखो इस पे जो हमारा ना, आपने खूब देखा होगा गांव में जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं, वो ये कहते हैं कि ये पढ़ाना है, हम भी पढ़ाना है, हमें 10,000 क्यों, इन्हें 40-50,000 क्यों? अब समस्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन चाहे तो सरकार दे सकती है, लेकिन दिक्कत ये भी है कि इसको जबरदस्ती लागू करवाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं करवाया जा सकता? क्योंकि ये कहाँ लिखा है? मौलिक अधिकार में तो है नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर देगा। कहाँ लिखा है? नीति निर्देशक तत्वों में। और यह वाद्य योग्य है नहीं। दिक्कत यह है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार दे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है? डीपीएसपी के अंदर। यही प्रॉब्लम है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 40। ये 40 नंबर क्या कहता है भाई साहब? आर्टिकल 40, इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। क्या लिखा है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों का गठन। और ये जैसे लोग जो गांधी जी के आलोचक होंगे वो ये कहते होंगे कि गांधी जी ना तो संविधान सभा के सदस्य थे और ना गांधी फिलॉसफी कहीं देखने को मिलती है। 2-3 आर्टिकल डीपीएसपी में ऐसे हैं जो गांधीयन फिलॉसफी से संबंधित हैं। ग्राम स्वरोजगार की बात, गांव की बात गांधी जी करते थे, उनके विचारों को यहाँ रखा गया है। एक अनुच्छेद 48 आएगा, वहां भी उनके विचार रखे गए हैं अहिंसा वगैरह के बारे में, तो वो भी विचार हैं। गांधीयन फिलॉसफी से संबंधित कुछ आर्टिकल इसमें दे रखे हैं। भले ही गांधी ना संविधान सभा के सदस्य थे, ना कहीं से चुनाव लड़े थे, ना जीते थे। 1940-42 के बाद वो दिखाई नहीं देते हैं, और 1949 में तो आपको पता ही है, फिर कोई बात ही नहीं है। अब देखो, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अब इनमें क्या है भाई साहब?
इनको एक बार में मैंने क्यों लिख दिया? इनमें एक जैसी बातों का उल्लेख है, एक जैसी बातों का उल्लेख है और इनको एक साथ ही पढ़ना आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और एक जैसी बात क्या है? राज्य सभी लोगों को जॉब देगा, एजुकेशन देगा और लोक सहायता देगा। क्या क्या देगा? जॉब देगा, काम देगा और एजुकेशन शिक्षा देगा और लोक सहायता देगा। राज्य काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता देगा। लोक सहायता। अब बात ये आई, ये लोक सहायता देगा, ये लोक सहायता किसको देगा भाई साहब? भाई काम देगा, बेरोजगार हैं, शिक्षा देगा, बात ठीक है, लेकिन ये लोक सहायता ये किसको देगा? तो यहां स्पष्ट शब्दों में लिखा है बुजुर्गों को, बीमारों को, दिव्यांगों को, इन लोगों के लिए क्या करेगा? लोक सहायता देगा। जैसे जो दिव्यांग लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन वगैरह राज्य देता है। तो यहीं पे 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, विकलांगों के लिए या दिव्यांग जिसको बोलते हैं उनके लिए ये क्या देगा? लोक सहायता देगा। बात क्लियर? अब देखो, राज्य काम देगा, ठीक है, शिक्षा देगा, ये भी ठीक है, लोक सहायता देगा, ये भी ठीक है, और इनके लिए क्या करेगा? यानी कि ऐसी दशाएं भी उपलब्ध करवाएगा जिससे व्यक्ति रोजगार आसानी से कर सके, शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सके। यानी मानवोचित दशाओं का उल्लेख है। 42 में किसका उल्लेख है? मानवोचित दशाएं। अरे बात समझ में आई? अगर आपको राज्य शिक्षा दे रहा है और आपसे कह रहा है नहीं 10 किलोमीटर पढ़ने जाओ, एक छोटा बच्चा कैसे जाएगा? या आप चलो बड़े हो और आपसे कह रहा है नहीं आपको 50 किलोमीटर जाके कॉलेज अटेंड करना है, कैसे कर लोगे? तो वही ये कह रहा है कि जो राज्य है वो काम देगा, शिक्षा देगा, लोक सहायता देगा। लोक सहायता किसको? बीमारों को, बुजुर्गों को, हैंडीकैप्ड को और बेरोजगारों के लिए, जो बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिलता है, लोक सहायता राज्य देगा। दूसरी बात, अगर ये जो काम दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, लोक सहायता दे रहा है, इसके लिए क्या? मानवोचित दशाओं का भी प्रबंधन राज्य करेगा। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 42 के अंदर। अब 43 क्या कह रहा है? काम देगा, ठीक है, रोजगार देगा, शिक्षा देगा और कम से कम जीवन निर्वाह योग्य वेतन भी राज्य देगा। ये भी लिखा हुआ है कि कम से कम कितना वेतन मिले भाई साहब? कम से कम इतना वेतन तो मिले कि जीवन निर्वाह हो जाए, जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा। काम दे, अच्छी बात है, शिक्षा दे, अच्छी बात है, और काम दे रहा है, काम के बदले वेतन इतना दे रहा है जिससे जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम इतना तो वेतन दे जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। जीवन निर्वाह योग्य वेतन की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 43 में। अब देखो, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसे 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कुछ को 97 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उनकी और बात कर लेते हैं, वो कौन से जोड़े गए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 39A, इससे पहले जो मैंने बात की है वो 39 की बात की है और ये क्या है? 39A। अब इसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा, इसका मतलब ये बाद में जुड़ा। और बाद में कब जुड़ा? 42 में संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा। कब जुड़ा? 1976 में जुड़ा, इंदिरा गांधी की सरकार में जुड़ा। अब ये जो 39A है, ये कहता क्या है? राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता देगा। क्या देगा? राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। राज्य सभी लोगों को न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अब देखो, राज्य सभी लोगों को निःशुल्क
न्याय सभी लोगों को निःशुल्क, यहां पे क्या लिखना है अपने को, निःशुल्क, निःशुल्क न्याय, और क्या प्रदान करेगा, विधिक सहायता। अब देखो आज की स्थिति अगर हम देखें, हम सुप्रीम कोर्ट जाएं तो बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा आता है। एक आम आदमी को, एक गरीब व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाना, वकीलों को करना, उसके बस की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रावधान किया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक आर्टिकल 39A जोड़ा गया, और इसमें क्या लिखा हमने कि राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय और सहायता प्रदान करेगा। अब ये जो निःशुल्क न्याय और सहायता की बात की गई है, ये केवल बीपीएल लोगों के लिए है, जिनकी जनसंख्या हमारे देश में लगभग 25-26% है। तो ये जो निःशुल्क सहायता किसके लिए, तो आपको बताना है बीपीएल। बीपीएल धारक जो हैं, बिलो पॉवर्टी लो के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, ऐसी जनसंख्या लगभग 25-26% बताई जाती है। तो इसके अंतर्गत यानी कि जो बीपीएल वाले हैं, उनको राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता प्रदान कराएगा। ये कहां लिखा है, 39A में। अब देखो इसके लिए एक एक्ट बना 1995 में। कौन सा एक्ट था, नलसा एक्ट। 1995 में एक एक्ट बना, नलसा एक्ट, और ये किसके तहत बना था, बताओ। नलसा एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब बना, 1995 में। ये नलसा एक्ट बना, इसके साथ ही डलसा एक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना, सलसा स्टेट लेवल पे बना, और नलसा केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे बना है, राष्ट्र लेवल पे बना है। अगर आप बात करें सलसा की तो स्टेट लेवल पे बना, डलसा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना। क्यों बना, निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता देने के लिए, किसको, बीपीएल लोगों के लिए। बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं, एक नया और जोड़ा गया, अनुच्छेद 43A। कौन सा जोड़ा, अनुच्छेद 43A। ये 43A क्या कहता है, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। अब ये कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कैसे करेगा भाई साहब, इसको सुन लीजिए। यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि जो उद्योग धंधे जितने भी चलते हैं, फैक्ट्रियां वगैरह चलती हैं, इनमें आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ कार्मिकों की संस्थाएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रम संघ या श्रमिकों का संगठन। जैसे भामस, ये भामस भारतीय मजदूर संघ या बीएमएस इसको कहा जाता है, भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस। अगर पूछा जाए कि जो श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन भारत का कौन सा है, तो भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा संगठन है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पुराना संघ कौन सा है मजदूरों का, तो आंसर क्या बताओगे, मद्रास लेबर यूनियन। ये कब बना, 1918 में बना था। मद्रास यूनियन भारत का सबसे पुराना संघ है। मद्रास यूनियन संघ भारत का सबसे पुराना संघ है, और आज की डेट में सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है, बीएमएस, भारत मजदूर संघ। और ये जो संघ हैं, ये जो जितने भी संघ जो बनते हैं, उन संघों में जो प्रबंधन में श्रमिक, जो कार्मिक, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा कौन, राज्य। ये कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 43A में। अब देखो ये दोनों के दोनों मूल संविधान का भाग नहीं है, दोनों के आगे कैपिटल लेटर ए जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बाद में जोड़े गए, और दोनों के दोनों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए।
42वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़े गए? 1976 में जोड़ा गया। एक और जोड़ा गया है, उसको और लिख लेते हैं यहां पे। हाँ, अनुच्छेद कौन सा भाई साहब और जुड़ा है? कौन सा आर्टिकल जुड़ा है? 43B। कौन सा जुड़ा है? 43B। ये जो 43B जुड़ा है, इसमें क्या है, इसकी बात कर लो। आर्टिकल 43B, इसमें क्या है? ये अनुच्छेद 43B जो जुड़ा, इसमें जो बात की गई है वो जो कोऑपरेटिव संस्थाएं आपने सुनी होंगी, सहकारी संस्थाएं सुनी होंगी, तो राज्य जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा देगा, ऐसी बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 43B में। राज्य सहकारी संघ को बढ़ावा देगा, सहकारी संघ को, राज्य सहकारी संघ को बढ़ावा देगा। यह बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 43 के अंदर, 43B के अंदर। अब देखो, फिर यहां पे ये 43 आया और 43 में एक क्लाउज यहां पे कैपिटल लेटर फिर आ गया 43B। अब इसका मतलब ये मूल संविधान का पार्ट नहीं है, बाद में जुड़ा। कब जुड़ा? कब जुड़ा? 2012 में। और कौन सा संविधान संशोधन? 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन द्वारा। अरे बात क्लियर हो गई? कब जुड़ा? 97वां संविधान संशोधन द्वारा। बात क्लियर हो गई? अरे बताओ, बाकी जो बात है अपनी कल कर लेंगे, ठीक है?